हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार कक्षा 10 के प्रश्नावली 1A का मैं गणित लेके आया हूँ आपके सामने। मनोरे किताब का नाम है मनोरे, NCERT पैटर्न पे है। और कुछ परिचय आपको देना चाहता हूँ जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिट तक। प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से ही शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिट, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या सदैव 0 से ही शुरू होती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक में देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है, बहुत अंतर है। पूर्णांक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य भी होता है, सभी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। यानी पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। यह है नंबर लाइन सिस्टम, संख्या रेखा पद्धति इसको कहा जाता है। नंबर लाइन सिस्टम, संख्या रेखा पद्धति। इसमें ये 0 है, 0 से पहले 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4, -5, -6 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक। और फिर 0 से आगे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिट तक। तो 0 से पहले सारी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं और 0 के बाद सारी धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं। यानी 0 से छोटा -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक। यानी ये कहा जाए कि -100 से बड़ा -99, -99 से बड़ा -98, -98 से बड़ा -97। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यानी ये कहा जाए कि -100 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो हम कहेंगे -1 बड़ा है। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो यदि कोई -1 का मतलब है कि 1 रुपया कर्ज लिया हो और -100 का मतलब 100 रुपये कर्ज लिया हो, तो दोनों में कौन बड़ा है? तो जो कम कर्ज लिया होता है वो ज़्यादा अमीर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपये 100 की अपेक्षा बड़ा है। यानी जो कर्ज लेता है वो गरीब है तभी कर्ज लेता है, और जो कम कर्ज लेता है यानी अमीर है। इस हिसाब से देखा जाए तो -1 जो है बड़ा होगा -100 से। तो -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, फिर -2 बड़ा है, फिर -2 से बड़ा -1 है। यानी -6 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0। यानी सारी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा 0 होता है। आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आज तक जो भी हम लोग भाग देते आए हैं वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है तो उसके लिए एक नई थियरी आपको मिलेगी। मान लेते हैं कि माना A व B दो धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब इन्हीं में से कोई दो संख्या हम लेंगे, एक से आगे जितने भी संख्या हैं उनमें से कोई दो संख्याएं। मान लेते हैं कि माना A व B दो धनात्मक पूर्णांक हैं। दो धनात्मक पूर्णांक हैं, Q और R पूर्ण संख्या हैं। Q और R पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं का मतलब है कि 0 भी हो सकता है, बाकी धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो Q व R पूर्ण संख्याएं हो तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की जो वैल्यू है 0 से बड़ी या 0 के बराबर किंतु B से छोटी। अब ये कहाँ से है, ये क्या है? तो A और B दो धनात्मक पूर्णांक लिया गया है, तो हम B से A में डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, B से A में डिवाइड कर रहे हैं। यानी इस B का पहाड़ हम पढ़ेंगे A में। तो B का पहाड़ अगर A में पढ़ते हैं तो Q बार जाएगा, तो कुछ Q बार जाएगा तो कुछ वैल्यू आएगा। B का पहाड़ा Q बार पढ़ेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, तो A में से उस वैल्यू को घटाएंगे तो शेषफल बचेगा। ये जो शेषफल बच रहा है, ये जो शेषफल बच रहा है, तो यह शेषफल 0 भी बच सकता है, कोई धन संख्या भी बच सकता है, लेकिन ऋण नहीं बचेगा। 0 भी बच सकता है, कोई धन संख्या भी बच सकता है। तो 0 अगर बचता है, कोई धन संख्या बचता है, तो यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ जब भाग देते हैं तो 0 भी आता है भागफल में, कोई धन संख्या भी आता है। इसका मतलब 0 भी आए, धन संख्या भी आए तो भी पूर्ण संख्या होगा, लेकिन ऋण संख्या तो नहीं आता है। इसका मतलब Q और R पूर्ण संख्याएं होंगी। B और A पूर्णांक तो होगा लेकिन धन पूर्णांक होगा। B और A पूर्णांक तो होगा लेकिन धन पूर्णांक होगा। ठीक है, इस स्थिति में अगर हमको A चाहिए तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर B का Q में गुणा करेंगे और R को जोड़ देंगे। यानी A बराबर BQ प्लस R, A बराबर
बी क्यू प्लस आर। अच्छा, आर की बात अगर करें तो आर का मान 0 से बड़ा भी होता है या 0 के बराबर भी होता है। ये नीचे बराबर का चिन्ह है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिधर ये नुकीला हिस्सा होता है वो पूंछ होता है। तो पूंछ छोटे की ओर होता है और मुंह जो खुला होता है वो बड़े की ओर होता है। यहाँ पूंछ है तो ये छोटा वैल्यू है आर, और जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है। इसका मतलब कि आर का मान बी से छोटा है किंतु 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। ये कैसे, इसका क्या अर्थ है? जिसका भी पहाड़ा पढ़ते हैं वो शेषफल से ज़्यादा होता है। जिसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे वो शेषफल से ज़्यादा होगा। जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आर माने रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर माने शेषफल, और क्यू माने कोसेंट होता है, कोसेंट माने होता है भागफल। तो जो शेषफल आता है जिससे भी पहाड़ा पढ़ते हैं उससे हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भाजक बराबर, यहाँ पे लिखा है भाजक से भाग दिया जा रहा है भाज्य में, और भागफल आपका ये भागफल है और ये आपका शेषफल है। तो भाजक माने जिसका पहाड़ा पड़ा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। भाज्य वह होता है जिसमें भाग दिया जाता है। भागफल वो होता है कि जब हम भाजक का पहाड़ा पढ़ते हैं तो जितनी बार जाता है उसे भागफल कहते हैं। ये शेषफल है, यानी भाज्य में से पहाड़ा पढ़ने में जो भी घटाते हैं बचता जो भी है उसे शेषफल कहते हैं। तो जब भी हम भाजक का पहाड़ा पढ़ेंगे या तो शून्य बचेगा या तो कोई धन संख्या बचेगा। भाजक का जब भी पहाड़ा पढ़ेंगे या तो 0 बार पढ़ेंगे या तो कोई धन संख्या, धनमान, धन वैल्यू, कोई धन बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो भागफल शून्य भी हो सकता है, धन संख्या भी हो सकता है। तो शेषफल भी शून्य हो सकता है, कोई धन संख्या भी हो सकता है। इसका मतलब कि अगर शून्य है, धन संख्या है तो वो पूर्ण संख्या ही होगा, यानी भागफल और शेषफल पूर्ण संख्या होंगे। तो भाजक भाज्य क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक यहाँ से देखिए 1 से लेंगे हम, 0 नहीं लेंगे, 1 से ही लेंगे धन पूर्णांक में। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो भाजक जिससे पहाड़ा पढ़ते हैं इससे हमेशा शेषफल छोटा ही आएगा, यानी आर का मान जो है बी से छोटा होगा, शेषफल जो है बी से छोटा होगा, किंतु 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल और 0 के बराबर भी हो सकता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यही दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यानी आज तक जितने भी हम लोग भाग देते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं इसको कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों से मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर्स में कहेंगे वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहेंगे वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं,
होती हैं, P अपन Q के रूप में होती हैं, किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q पूर्णांक हों, P व Q पूर्णांक हों। यानी जब Q 0 के बराबर ना हो, यानी Q के जगह पे 0 मत लिखिए, बाकी जितने भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं सब लिख सकते हैं। यहाँ तक कि P के जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q के जगह पे 0 नहीं लिख सकते हैं। और P व Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक होने का मतलब कि सारी ऋणात्मक, सारी धनात्मक और शून्य सहित, लेकिन हर में आपको 0 नहीं लिखना है, तभी वो परिमेय संख्या होंगी। जैसे मान लीजिए 1/2 है, -1/2 है, 1/-2 है, -1/-2 है, ये सब परिमेय संख्या हैं। ये सभी की सभी परिमेय संख्या हैं। यहाँ तक कि 0 भी परिमेय संख्या है, 0/1 भी परिमेय संख्या है, 0/2 भी परिमेय संख्या है, 0/3 भी परिमेय संख्या है, 0/4 भी परिमेय संख्या है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्याएं नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? Q के जगह पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, माइनस भी हो सकता है 0 की जगह, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। यानी अगर 0 के जगह माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो ये वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी परिमेय संख्या होगा। यानी 0 की जगह अगर कोई धनात्मक संख्या है तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, अंश में हो सकता है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं इररेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 17, कड़ी में 19, है ना, कड़ी में 29, कड़ी में 31, कड़ी में 39। तो ये सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये सब के सब अपरिमेय संख्या होती हैं। यही नहीं, कुछ और भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 1.0, 1, 001, 001, 4 बार 1, 5 बार 1, फिर डॉट 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 डॉट। ऐसे भी हो सकती हैं 2.05, 005, 005, 4 बार 05, 5 बार 05, डॉट 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 डॉट। ऐसे भी हो सकती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसे भी हो सकती हैं, इस प्रकार भी हो सकती हैं। मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है, इसके साथ अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा ये भी अपरिमेय संख्या बन जाता है। अगर इसी में से इस 2 को घटा दिया जाए तो भी ये अपरिमेय संख्या बन जाता है। अगर मान लीजिए
कि इसमें अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो भी ये अपरिमेय संख्या बन जाता है। अगर इसमें हम 2 का गुणा भी कर देते हैं तो भी ये अपरिमेय संख्या बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा परिवार है, ये करड़ी का परिवार है और ये बिना करड़ी का परिवार है। इस 2 पे ये आधा पावर है और इस 2 पे 1 पावर है। तो जब ये पावर अलग अलग है तो ये 2 इसके अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि इसका पावर 1/2 है, इसको हम 1/2 कहते हैं और इसके ऊपर 1 पावर है, तो दोनों का पावर अलग अलग है, तो हम एक साथ इसको ले नहीं सकते, इसलिए 2 को हम पहले लिख दिए हैं। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो हम आपको बताए हैं ये पूर्णांक, तो पूर्णांक को भी हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं, दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, इमेजिनरी संख्याओं को छोड़कर। तो ये फिलहाल ये वास्तविक संख्या है, यानी दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। यानी जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं सब के सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याओं की बात हम करेंगे। काल्पनिक संख्याओं में काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं काल्पनिक संख्याएं जो इस प्रकार कुछ होती हैं 5i 5i प्लस 2, 5i माइनस 3, कुछ इस प्रकार की फॉर्मेट होती हैं। 5i माइनस कड़ी में 3। तो ये काल्पनिक संख्या इसलिए होती हैं क्योंकि i जो होता है ये इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी माने होता है काल्पनिक। i का मतलब आयोटा शब्द से लिया गया है, तो आयोटा शब्द से लिया गया है तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। और i का जो मान होता है कड़ी में -1 होता है, यानी i² बराबर हम कह सकते हैं कि -1, i² बराबर -1। यानी काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं i के साथ होती हैं, i माने इमेजिनरी होता है, तो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। यानी दुनिया की प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और वास्तविक संख्याओं के अलावा एक और संख्या होती है जिसे i इमेजिनरी कहते हैं, वो इमेजिनरी संख्या होती है जो i के साथ होती हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में हमें प्रोत्साहित करिएगा, इस वीडियो में हमें प्रोत्साहित करिए ताकि अगली वीडियो में भी आपको अच्छा से अच्छा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और कहीं गलतियां होंगी तो माफ़ करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।